सो हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कैसे उसका रूट्स का नेचर पता करेंगे और देखेंगे हम आगे कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है जिससे आप डायरेक्टली किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अभी मैं 5 मिनट में कॉन्सेप्ट सारा बता दूंगा आपको, आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैथ्स में बच्चों क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैथ्स में आपने पढ़ा बहुत, क्वेश्चन ही नहीं किया तो आप जीरो हैं, समझे। क्वेश्चन किया तभी जाकर कुछ होता है, क्योंकि मैथ्स लिखने वाला सब्जेक्ट है, इसमें नंबर्स का खेल होता है। इसमें बिना लिखे आपको कुछ आएगा ही नहीं, ऐसा है ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या ये नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते थे, जो हम इक्वेशन लिखते थे ना, क्या था, क्वाड्रेटिक था। उसमें क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स आते थे। मान लेते हैं एक रूट्स आता था अल्फा, एक आता था बीटा, तो इन्हीं के हम नेचर देखेंगे, है ना बच्चों। ओके, तो चलिए मैं इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। आगे क्या है एक्चुअली में, हम इसमें पता है एक मेथड होता है स्क्वायरिंग मेथड। जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसी तरीका से एक होता है स्क्वायरिंग मेथड। स्क्वायरिंग करके हम उसका रूट्स पता करेंगे। चलिए आपको बताता हूँ, उसी से फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला आ जाता है। देखिए, उसके बाद मैं नेचर ऑफ रूट्स भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस का सी, कॉन्स्टेंट को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद मुझे ये चीज़ याद रखना है कि मुझे एक्स स्क्वायर के टर्म को मतलब फ्री करना है, मतलब वन उसका होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ए है, तो इसको वन करते हैं। वन कैसे करें, ए से डिवाइड कर दे, सब में ए से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कर देते हैं। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ए तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस का सी अपॉन ए। अब हमें इन दोनों में कुछ चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस कुछ यहाँ पे आएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस कुछ यहाँ पे आएगा। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे प्लस ही करना है, इसलिए पता चला क्योंकि ये है, मान लेते हैं ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, समझ रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सब में तो प्लस ही आता है ना। तो उसी तरीके से, और माइनस भी रहता तो यहाँ पे प्लस ही आता, यहाँ भले ही माइनस आता है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट का तो प्लस ही होता है ना। देखिए ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अगर आप देखें ना बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें तो कांस्टेंट का स्क्वायर में तो प्लस ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पे कांस्टेंट लाना है तो वो तो प्लस ही आएगा ना। देखिए प्लस ही आएगा, भले ही यहाँ माइनस होता है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे तो प्लस ही होगा, इसीलिए हमने ये लिखा। ठीक है, तो क्या हमें ऐड करना चाहिए वो मैं देख लेता हूँ, ताकि यहाँ पे स्क्वायर बन जाए, मतलब ऐसा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे क्या ऐड करूँ बच्चों, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, देखिए 2ab लाना है ना, तो इसका मतलब b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए। समझ रहे हैं, ऐसा इसलिए किए, देखिए यहाँ पे बन भी जाएगा, होगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखिए अब आपको जल्दी समझ में आएगा वो कैसे, ऐसे यहाँ पे माइनस सी था अपॉन ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलिएगा ना बच्चों तो ये पूरा आ जाएगा, इसका स्क्वायर अगर आप खोलिएगा तो ये पूरा आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हमने सही किया था। ठीक है, तो उसी तरीके से और आगे चलते हैं बच्चों, और आगे चलते हैं। देखो 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 बच्चों, तो इसको और सोल्व करें तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 4a, अच्छा ए स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, हाँ, तो 4a स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4ac आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा। ये एलसीएम लिया हूँ बच्चों, आप भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a था, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा दूँ, यहाँ पे स्क्वायर हटा दूँ तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है,
इक्वल टू, और लेकिन प्लस माइनस में ले लेता हूँ, हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a², ठीक है बच्चों। इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे लिख सकते हैं x इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का b/2a हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac, और ये बाहर आएगा तो 2a आ जाएगा, ठीक है, रूट के बाहर आएगा तो 2a आ जाएगा। तो ये एलसीएम भी आ गया बच्चों, नीचे 2a दोनों में सेम है, 2a लिख दिया, और उसके आगे हम माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया यहाँ से बच्चों, क्या पता चल गया, x का वैल्यू क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट b, मतलब कि b² माइनस 4ac/2a। हाँ, यही चीज आपको याद करने के लिए मैं बोल रहा था, ठीक है, यही चीज मैंने याद करने के लिए आपको बोल रहा था। यही होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यही होता है बच्चों, और यही आपको याद रखना है। अगर आप याद रखेंगे ना तो आपको बहुत जगह आसानी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, इसीलिए इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से एक चीज और पता चलता है, ये जो आता है ना इसके आगे कंक्लूजन आता है, ये जो रूट में टर्म आया ना इसको भी और फर्दर हम कुछ चीजें लिख सकते हैं। जैसे ये रूट में आ रहा है रूट ओवर b² माइनस 4ac, तो चलिए इसको हम आगे लिखते हैं, रूट ओवर b² माइनस 4ac। जो हमारे पास आया वो क्या है, रूट ओवर b² माइनस का 4ac, ठीक है बच्चों। तो जो अंदर का मसाला है, अंदर का मसाला क्या है, b² माइनस 4ac, इसको हम d भी बोलते हैं, d, याद रखिएगा, इसको हम d भी बोलते हैं। d क्या होता है, वो होता है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, रूट अंडर d, क्योंकि पूरा चीज तो d ही है, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं आराम से। अब आते हैं आगे, ये रूट के अंदर जो भी आया है d, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो नेगेटिव, मतलब या तो वो इक्वल टू हो सकता है 0, या तो d नेगेटिव भी हो सकता है। ये 3 केस हो सकता है ना। ये जो d मैं किसको बोल रहा हूँ, ये पूरा चीज को, ये पूरा चीज को मैं d बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो इसमें ऐसा है तो और कैसे लिख सकते हैं इसको, और ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, देखिए तो d क्या है, b² माइनस 4ac पॉजिटिव है, इसमें क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, इसमें b² माइनस 4ac लेस देन 0 है। बस d के जगह वैल्यू पुट कर दिया, ये जो d था इसके जगह वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही पुट किया तो हमारे पास ये 3 चीजें आई, ठीक है। और इसमें एक और चीज मैं बता दूं बच्चों, अगर यहां पे लिख लेता हूं, देखिए अगर ये d पॉजिटिव है, अगर ये d पॉजिटिव है, चलिए इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक स्टेप आगे ले चलता हूं आपको। तो इसको 4ac को इधर ले आया तो b² ग्रेटर देन 4ac, इसके और आगे आ जाए तो b² इक्वल टू 4ac यहाँ पे आ जाएगा, और इसको और आगे आ जाए तो b² इज लेस देन 4ac। बस हम लोग उसी के आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको इधर ले आया, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है, और कुछ हमने किया ही नहीं। तो अब इसमें पता है बच्चों क्या पता चलता है, इसमें हमें पता चलता है एक चीज, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर d हमारा पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो इसका रूट्स रियल आएगा और डिस्टिंक्ट आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब समझ में आया, रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब, रियल मतलब तो वो होएगा ही रूट्स, और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट्स आएगा, सेम रूट्स नहीं आएगा। जैसे 3 आया तो 5 आएगा, 3 5 मान लेते हैं आएगा, और कहीं पे 3 और 3 ही नहीं आएगा, वो तो इक्वल रूट्स हो गया, ठीक है। और d इक्वल टू 0 हो गया तब क्या होगा, इसमें इक्वल रूट आ जाएगा बच्चों, d इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वल रूट आ जाएगा,
इक्वल रूट्स, और या फिर वो सेम ही तो होंगे, सेम रूट्स। ठीक है बच्चों, सेम रूट्स आ जाएगा। और अगर डी नेगेटिव हुआ, मतलब समझ रहे हैं, ये डी नेगेटिव हो गया, अंदर वाला चीज ही नेगेटिव हो गया, रूट के अंदर माइनस में कुछ आ गया, रूट के अंदर माइनस में कुछ आ गया, समथिंग समथिंग, तो ये तो इमेजिनरी हो गया ना, इमेजिनरी हो गया ना बच्चों ये, मतलब ये तो काल्पनिक हो गया, मतलब नॉन रियल रूट्स आएगा, इसमें क्या आएगा, नॉन रियल रूट्स। ठीक है बच्चों, या फिर इसको इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, इमेजिनरी रूट्स आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया मैंने। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। आई थिंक मैंने ये चीज बता दिया, यही होता है नेचर ऑफ रूट्स। ये जो चीजें हमने अभी बताया ना, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसी को बोला जाता है नेचर ऑफ रूट्स। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, एक्स का वैल्यू याद रखिएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कैसे डायरेक्टली, अब देखिए मैं यही बता रहा था कि यहाँ पे आप हर एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसमें आप हमेशा स्क्वायरिंग तो नहीं कीजिएगा ना बोथ साइड, मतलब कुछ ऐड करके, इसीलिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ जाता है। तो इसी को डायरेक्टली याद रखिएगा ना, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसको याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डी भी होता है, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इसको, ये हमेशा याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हमें क्वेश्चंस करना है बच्चों, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि चीजें हमने पढ़े क्या है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनांट। देखिए डिस्क्रिमिनांट डी फाइंड करना है, डी हमने अभी बताया, इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस का 1/3 इक्वल टू 0। हेंस फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, पहले तो डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। डी क्या था, b² माइनस 4ac, मैंने अभी पढ़ाया बच्चों, याद कर लेना है। ठीक है, तो b इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है -2, c का वैल्यू क्या है 1/3। पता चल रहा है ना, अब मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो b² मतलब -2 का स्क्वायर -4ac, 4 ये क्या है 3, c क्या है 1/3, 3 3 कट गई, 4 - 4। देखिए डिस्क्रिमिनांट 0 आ रहा है, जब डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए तो इसका मतलब सेम रूट्स आता है, इक्वल रूट्स आता है, समझ रहे हैं ना। हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स तो मैंने बता दिया, जब भी डी 0 हो जाए तो इसका मतलब सेम रूट्स आता है, सेम रूट्स आता है, लिख दिया, सिंपल। फाइंड देम, फाइंड करना है उनको, तो ठीक है कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या था अभी, श्रीधराचार्य माइनस का b प्लस माइनस रूट डी, मतलब वही b² माइनस 4ac/2a, तो ये तो d 0 ही हो गया, तो माइनस का b/2a बचा, तो माइनस का b क्या है -2/2 इंटू a क्या है 3, तो 2/6 मतलब 1/3, तो रूट्स तो निकल गया, रूट्स एक ही आएगा जो कि सेम होगा 1/3 ही। ठीक है बच्चों, आर इफ दे आर रियल, तो रियल रूट्स तो है ही, मतलब रियल है तो तभी तो ये हम फाइंड कर पाए, इमेजिनरी होता तो डी नेगेटिव आ जाता, तो ये तो रियल है, लिख देना रियल तो है ही। ठीक है बच्चों, आसान है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसको करके दिखाइए, इसको करके दिखाइए बच्चों। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, एक हमें पार्क बनाना है जो कि रेक्टेंगुलर है। मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है बच्चों। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है उसका, पेरीमीटर मुझे दे दिया 80 मीटर का, ये एक्स है और ये वाई मान लेता हूँ। एरिया मुझे दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर का। इफ सो मतलब यदि ये रेक्टेंगल बन पाएगा, तो देख लेते हैं बन पाएगा कि नहीं। तो मुझे पेरीमीटर जो दिया है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, x + y इक्वल टू 80 आ जाएगा, और जो एरिया होता है x इंटू वाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 400। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x + y मेरा क्या आ रहा है 40 आ रहा है, ये 2 से कट जाएगा ना 40 बार में,
और एक्स वाई यहाँ से निकाल लेते हैं मतलब वाई का वैल्यू निकाल लेता हूँ 400 अपॉन एक्स, इसको पुट कर दो इधर मतलब कि x प्लस 400 अपॉन एक्स इक्वल टू 40। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40 एक्स प्लस का 400, ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया। आपको यहाँ पे सोचना है ये कैसे आया, तो इधर इसको गुना कर दिया, फिर इसको इधर ही ले आया, तो सब वैसे डायरेक्टली मैंने कर लिया। आपको कैलकुलेशन खुद से करना है बच्चों, है ना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, फिर से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है और श्रीधराचार्य लगा दीजिए। इसका पहले डी निकाल लेता हूँ, डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है इसमें -40, तो -40 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4, ए क्या है 1, सी क्या है 400, ये चर्चों के 16 00 माइनस चर्चों के 16 00, देखिए डी 0 आ गया। यही तो बात होती है, डी 0 आ गया तो अब बहुत आसान हो गया बच्चों। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, -b/2 माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। देखिए डी तो 0 ही हो गया, अब और मजा आएगा। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b/2 है, ठीक है। तो माइनस बी माइनस इंटू -40 है, बी अपॉन 2 इंटू 1, तो 40/2 20 आ गया। इसका मतलब एक्स का वैल्यू हमें 20 मिल गया बच्चों, एक्स का वैल्यू हमें 20 मिल गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 20 है, तो 400/20 ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 20। मतलब कि y भी 20 और x भी 20। तो ये बताइए बच्चों, क्या क्या रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ सेम ही हो जाता है? ये आपको x भी 20 आया, y भी 20, तो ऐसा कभी पॉसिबल है? ये तो फिर स्क्वायर बन जाएगा जिसमें कि सब साइड बराबर होता है। इसमें तो बस ये बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, तो ये तो गलत है, ये नहीं बन पाएगा। क्योंकि रेक्टेंगल में दोनों साइड सेम कैसे हो सकता है बच्चों, वो तो स्क्वायर में होता है, वो तो स्क्वायर में होता है ना, समझ रहे हैं। तो ये नोट इफ सो बोल रहा है ना, इफ सो तो नो पॉसिबल, नो पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि ये बन पाएगा। समझे बच्चों, ये नहीं बन पाएगा। ठीक है बच्चों, वही बताना था। ओके, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है बच्चों, कुछ पॉइंट्स है। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन में टू लीनियर फैक्टर आता है, उसी से रूट्स निकालते हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग इक्वल टू 0। वही बात है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही मैंने अभी बताया श्रीधराचार्य फार्मूला लगाने के लिए। हाँ, और वही डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही रियल डिस्टिंक्ट रूट इक्वल टू रूट्स। और फिर इसके आगे वही चीज़ बता रहे, डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या चाहिए, डी ग्रेटर देन 0। टू इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। और नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स के लिए छोटा होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। ओके बच्चों, क्लियर होगा, मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आते हैं आपको PYQ जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। CBSE 2017 का सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। दिमाग में चलना चाहिए, हैज रियल रूट्स। तो मैंने बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स आता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आता है। समझे बच्चों, रियल और डिस्टिंक्ट रूट आता है। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 16 इक्वल टू 0, यही तो है बच्चों। तो रियल रूट्स के लिए डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर, बी यहाँ पे तो ये है, तो पी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है 1, यहाँ से 1 लिख रहा हूँ मैं, ये 1 है, इंटू सी 16 है, पी स्क्वायर माइनस 16 चौके 64, ये डी आया। हमें पता है डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि पी स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन 0। समझे बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, p माइनस 8 इंटू पी प्लस 8, यहाँ पे यही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इस ये ऐसा बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो या तो p, देखिए यहाँ पे तो अब दो चीज़ें आ गई, अब कैसे करें इसको,
किया जा सकता है, किया जा सकता है। यहाँ से एक पॉइंट P इक्वल टू आएगा 8 और यहाँ से एक पॉइंट P इक्वल टू -8 आएगा। 2 पॉइंट लेना पड़ेगा हमें। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे -8 था, एक पॉइंट यहाँ पे +8 था। तो ये समझिए ना बच्चों, अगर मैं इस यहाँ P का वैल्यू 8 से बड़ा रखूँ, सोचना पड़ेगा, P का वैल्यू 8 से बड़ा रखूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 8 से बड़ा मतलब 9 रख दिया तो ये 1 आएगा, और ये तो पॉजिटिव मतलब टोटल पॉजिटिव होगा, और जो कि सही बात है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, मतलब 8 से बड़ा इधर बढ़ता रहेगा तो पॉजिटिव आएगा। 8 से छोटा और -8 से बड़ा मतलब इसके बीच में बच्चों, इन दोनों के बीच में रखेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। मतलब कि मैं तो रख रहा हूँ 8 से छोटा, मतलब 7 रख दिया, 7 रख दिया, 7 रख दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं -1 रखूं, -1 फिर भी नेगेटिव ही रहेगा, ये टोटली नेगेटिव ही रहेगा, ये टोटली नेगेटिव ही रहेगा बच्चों। मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और 8 से -8 से भी छोटा रखूं मतलब कि -10, तो ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव कर देगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। आप सोचेंगे तो बन जाएगा आपसे। हाँ, तो ये पॉजिटिव कब कब हो रहा है, हमें पॉजिटिव चाहिए तो या तो 8 से पीछे और 8 से आगे, +8 से आगे और -8 से पीछे। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P। तो वही 8 और -8, तो इसका आंसर लिख देंगे कि P का आंसर होगा 8 से बड़ा थी, -8 से छोटा, -8 से छोटा एंड P का वैल्यू 8 से बड़ा, इधर 8 से बड़ा, मतलब ऐसा आंसर आएगा इसमें, ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा ना, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऐसा साइन है, तो जैसा साइन है वैसा हम दे दिया। ठीक है, जैसा साइन था वैसा साइन हमने दे दिया। यहाँ पे नंबर लाइन पे देख लिया कि 8 हो -8 को, और कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, तो वैसा करके हमने देख लिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। यहाँ तक आप आ गए तो सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। ओके बच्चों, बोल रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये दिया हुआ इसका रूट्स का नेचर कैसा होगा, फिर से वही बात, डी निकालना है, 3x² + 4x + 2 = 0। बी क्या होता है, b² - 4ac। देखिए मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए बच्चों, आसान है। b का स्क्वायर मतलब 4² - 4ac, 4 × 3 × 2, तो 16 माइनस 12 × 24, ये तो ऑब्वियसली नेगेटिव आ रहा है, -8। तो डी का वैल्यू जैसे ही नेगेटिव आ जाए तो दिमाग में चलना चाहिए इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, इमेजिनरी रूट्स आ रहा है मतलब कि नॉन रियल है बच्चों, नॉन रियल रूट्स आ रहा है, समझे, रियल रूट्स आ ही नहीं रहा। सिंपल बता दिया नेचर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, बोल रहा है एक ट्रेन जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो 360 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, एक ट्रेन ने 360 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, एक ट्रेन ने 360 किलोमीटर ट्रेवल किया, जो कि सेम स्पीड था, यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड से ट्रेवल किया, मतलब मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर घंटा से उसने ट्रेवल किया 360 किलोमीटर। ओके बच्चों, मान लेते हैं उसने सेम स्पीड से ट्रेवल किया, तो टाइम भी तो सेम ही लगा होगा। आगे देख लेते हैं, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अच्छा, ये जिस स्पीड से चल रहा था, ये जो भी स्पीड से ट्रेन चल रहा था, जब हमने उसका स्पीड भी +5 कर दिया, मतलब स्पीड बढ़ा दिया, तो इट वुड टेक 48 मिनट लेस। ऑब्वियसली बात है, अगर एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ठीक है, उसमें मैंने 5 किलोमीटर पर आवर और ऐड किया, मतलब 105 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो स्पीड बढ़ जाएगा, तो उसको पहुंचने में टाइम कम लगेगा। दूरी तो इतना ही है बच्चों, दूरी तो 360 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको टाइम कम लगेगा। तो टाइम निकाल लेता हूं, टाइम का यहाँ पे खेला है, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा जब भी किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा, तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ये पता होगा ना बच्चों, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
टाइम अगर हम इधर ले जाएंगे तो वेलोसिटी नीचे आ जाएगा, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। ओके बच्चों, तो टाइम यहाँ पे क्या लिखूँ, टाइम t1, इसको t1 मान लेता हूँ, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। तो t1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर अपॉन वेलोसिटी भी है, ठीक है। अब सेकंड केस में आ जाता हूँ, यहाँ पे टाइम क्या होगा t2, वही दूरी तो उतना ही चलना है 360 किलोमीटर, और वेलोसिटी बढ़ा दिया v+5 कर दिया, ठीक है। ठीक है, t2 भी आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास t2 आ गया, अब बोल रहा है इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस, 48 मिनट कम टाइम लगा। अच्छा, देखिए यहाँ पे सोचना है, पहले तो सेम स्पीड से चल रहा था तो टाइम कुछ लगा होगा, मान लेते थे उसका टाइम लगा था 1 घंटा, मान लेते उसका टाइम लगा 1 घंटा, और अगर स्पीड उसने बढ़ा दिया 5 किलोमीटर पर आवर और ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली उसको टाइम कम लगा होगा। तो टाइम कितना कम लगा होगा वो हम इस वेलोसिटी, इस टाइम में से इस टाइम को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना कम टाइम लगा है। समझ रहे हैं, हमें ये पूरा टाइम पता है, पूरा टाइम इतना लग रहा है, और जब वेलोसिटी बढ़ गया तो टाइम इतना, तो हमें पता करना है कितना कम टाइम लगा। तो इस पूरा टाइम में से इसका टाइम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कम टाइम लगा है। समझ गए बच्चों। मान लेते पहले 1 घंटा लग रहा था, 1 आवर्स, ठीक है, पहले 1 आवर्स लग रहा था, अब वेलोसिटी बढ़ा दिए तो मान लेते हैं मेरे पास लग रहा है 12 मिनट। सोच लीजिए स्पीड बढ़ा दिए तो हमें 12 मिनट से ही लग रहा है, तो हमें पता करना है कि कितना टाइम कम लगा। तो इस पूरा टाइम 1 घंटा लगा था, उसमें से 12 मिनट घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कम टाइम लगा है। तो 60 मिनट्स में से 12 मिनट घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कम टाइम लगा है। वही सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो हमें ये पूरा टाइम पता है, उसमें से ये टाइम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कम टाइम लगा है। तो हम यहाँ पे कर देंगे बच्चों t1 माइनस t2, जो कि डिफरेंस हमें दिया भी हुआ है, इट वुड टेक इतना मिनट लेस, मतलब इतना कम टाइम लगेगा, 48 मिनट कम टाइम लगेगा। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे 360 अपॉन v माइनस 360 अपॉन v+5 इक्वल टू 48। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ है, मतलब वही जोड़ना घटाना, 360 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बच्चों v+5 माइनस v अपॉन v इंटू v+5 इक्वल टू 48, 12 बरती 36 बच्चों 48, 12 दूना 36, ठीक है, 2 बार में 15 बार में, यहाँ भी कट ही जाएगा, तो 15 भी जो ये कितना है 5 है ना, 15 इंटू 5 हो जाएगा ना यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 15 इंटू 5 हो जाएगा अपॉन v इंटू v+5 इक्वल टू 2। तो आगे अगर हम कैलकुलेशन इसका करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 50 25 हासिल 2 5 2 7 75 इक्वल टू 2v² प्लस 10v। तो ये हो जाएगा 2v² प्लस 10v, इधर आएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये अब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बच्चों। अच्छा, हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है nth टर्म ऑफ एपी। ये आसान है बच्चों, nth टर्म ऑफ एपी मतलब nth टर्म an मुझे दे दिया है 3n² माइनस n, फोर फाइंड द टर्म फॉर विच an इक्वल टू 90। ये साफ साफ बोल रहा है an का वैल्यू 90 रख दो, तो 90 रख दो इक्वल टू 3n² माइनस n। तो यहां से क्वाड्रेटिक बन गया 3n² माइनस n माइनस 90 इक्वल टू 0। वही बात फिर से करना है, d निकालना है, d क्या होगा b², b क्या है यहाँ पे, a क्या है, a है 3, b है -1, c है -90, ठीक है। तो d क्या होता है b² मतलब कि -1 का स्क्वायर -4ac 4 इंटू 3 इंटू c -90, ठीक है बच्चों। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो 1080 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1081 डी का वैल्यू। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर हमें ये पता चल गया, अगर हमें ये पता चल गया तो यहाँ से नहीं निकाल सकते एन का वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी 81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करिएगा, आप जो भी कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है करना। एग्जाम में नहीं करना है बट यहाँ पे कर सकते हैं आप, क्योंकि थोड़ा हार्ड है कैलकुलेशन 6। तो इसको रूट से बाहर निकालिएगा ना बच्चों, तो कुछ कुछ आएगा, तो वहीं से फिर हमको एन पता चल जाएगा। हमें क्या निकालना था, हमें एन ही निकालना था, फाइंड द टर्म वही एन, तो निकल जाएगा। अभी हमारे पास कैलकुलेटर है नहीं, टाइम भी नहीं है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। किया जा सकता है, मैं कुछ ऐसा भारी दे रहा हूँ, काम नहीं दे रहा हूँ आपको, है ना। इसका बस रूट से बाहर निकालना है, उसके बाद प्लस माइनस खेल लेना है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे चलिए, एक और सवाल, अच्छा सवाल है बच्चों, इसको करना चाहिए। देखिए प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट मतलब अभी, आशा का एज है, आशा एज इन इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डाउटर निशा एज। अच्छा चलिए, बहुत सारा बात बोल दिया पिता का उम्र, पति का उम्र, यही सब इसमें बताया जाता है। तो चलिए इसको करना आसानी है। एट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट मान लेते हैं, अभी की बात हो रही। प्रेजेंट में आशा एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डाउटर। आशा उसकी मदर है, आशा क्या है, मदर है, और निशा क्या है, डाउटर है। ठीक है, तो प्रेजेंट की बात हो रही, अभी की बात हो रही, तो अभी जो अभी जो मान लेते हैं, डाउटर का एज क्या होगा अभी प्रेजेंट में, इसका एज मान लेते हैं एज ऑफ निशा। प्रेजेंट में एज ऑफ निशा क्या होगा, मान लेते हैं एक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि एट प्रेजेंट आशा का एज क्या है, 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डाउटर एज। इस मदर का एज कितना बोल रहा है, 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डाउटर एज, स्क्वायर कर दिया। निशा एज, वही निशा का है, निशा का हमने एज एक्स मान लिया था प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में इसका एज ये हो जाएगा, जो बोला वही कर दिया। आगे बोल रहा है बच्चों आपको, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर प्रेजेंट एज। अच्छा, धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा, मान लेते 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, तो जो इसकी बेटी थी, तो बेटी बड़ी होते होते तो माँ का एज हो जाएगा ना, बेटी थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी तो अपने माँ की एज की बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। देखिए मैं बताता हूँ, मान लेते हैं डाउटर उसकी बड़ी हो रही है, डाउटर उसकी बड़ी हो रही है धीरे धीरे। तो डाउटर का एज क्या था पहले प्रेजेंट में, एक्स था, कुछ टाइम बीतता गया, टाइम मान लेते हैं टी, तो टाइम बीतता गया तो वो उसके मदर की एज के बराबर हो गई। मदर का एज क्या था, 2 + x स्क्वायर। ऐसा समझ में, मतलब कुछ टाइम बीता तो इसका एज मदर के एज के बराबर हो गया। पहले तो ये था, लेकिन कुछ टाइम बीता तो ये जो निशा थी, निशा का एज धीरे धीरे बढ़ के उसके मदर के एज के बराबर हो गया, तो कुछ टाइम टी मान लिया। ठीक है, आगे बोला जा रहा है आशा कौन थी, इस मदर है, एज वुड बी 1 ईयर लेस 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निशा। अच्छा, ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि आशा का एज जो होगा, आशा एज, मदर का एज कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मदर का एज कुछ टाइम बाद, मतलब मदर का एज प्रेजेंट एज क्या था, 2 + x स्क्वायर, सॉरी यार 2 + x स्क्वायर था। प्रेजेंट में तो यही था जो कि यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद उसका मदर का एज क्या हुआ, 1 ईयर लेस हो गया 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निशा। निशा का एज क्या था प्रेजेंट में, एक्स था, तो 10 टाइम्स ऑफ निशा का एज में 1 साल माइनस हो गया, -1। देखिए 1 ईयर लेस 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज, तो चलिए आ गया कुछ टाइम बाद ये भी। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये भी तो बड़ी हो रही होगी, उसकी मदर भी तो धीरे धीरे बड़ी हो रही। ठीक है, इसकी बेटी बड़ी होकर इतनी बड़ी हो गई, लेकिन उसकी मदर भी धीरे धीरे बढ़ती गई, कुछ टाइम बाद ऐसी हो गई 10 टाइम्स ऑफ डाउटर का एज का -1, जो बोला जा रहा है। ठीक, सिंपल। तो बेसिकली टी का वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख दो यार, अब बन गया सवाल। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा,
2x² माइनस एक्स, इसको +2, मतलब x को मैंने इधर ले आया, ठीक है। तो यहाँ पे t का वैल्यू रख देंगे, क्या है 2 + x² प्लस टी क्या आया है 2x² माइनस एक्स +2, सॉरी यार 2x² कहाँ से आ रहा है, x² ही तो है हमारे पास 2 मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, x² ही तो है, x² माइनस एक्स +2 इक्वल टू 10x - 1, ठीक है बच्चों। तो x² 2x² हो गया, और यहाँ पे -x है, माइनस को 10x को इधर ले आएंगे तो माइनस का 11x हो जाएगा, 2 2 4 और इधर आएगा तो 1 हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब आया कुछ समझ में, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं मिड टर्म को, फैक्टराइजेशन से भी आंसर आ जाएगा। देखिए 2x² माइनस 11x, तो 11x को हमें तोड़ना है, तो कैसे तोड़े बच्चों, कि गुना करने से 10,000, तो तोड़ सकते हैं ऐसे -10x माइनस एक्स +5 इक्वल टू 0, ऐसे तोड़ सकते हैं। जहाँ पे जो सुविधा लगे, श्रीधराचार्य भी लगा सकते हैं। 2x कॉमन लेते हैं, 2x हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा x - 10, सॉरी यार फिर से गलती, 5 आएगा ना, 5 दूना 10, -1 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो x - 5 इक्वल टू 0, तो x - 5 टोटली कॉमन बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा 2x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसके आगे क्या करेंगे, या तो x - 5 0 हो सकता है, या तो 2x - 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x का वैल्यू या तो 5 आ सकता है, या तो x का वैल्यू हाफ आ सकता है। हमें पता है कि हम साल को आधा नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि डाउटर का एज x है तो हम x को ऐसे आधा बोल सकते हैं, मेरा आधा साल हो रहा है ऐसे थोड़ी बोलेंगे, तो ऐसे हम मैथ्स में नहीं बोलेंगे, जनरली बोल भी देते हैं लोग, हम भी बोलते हैं, लेकिन मैथ्स में ऐसे नहीं बोलेंगे। तो हमारा 5 साल आ रहा है, मतलब x का वैल्यू 5 आ रहा है, मतलब डाउटर का एज जो x था वो 5 ईयर्स आ रहा है। इसका मतलब उसका मदर का एज क्या होगा, परसेंटेज 2 + x² मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 2 + 25 मतलब कि 27 साल हो रहा है उसके माँ का साल, उसके मम्मी का एज हो रहा है 27, उसके बेटी का एज हो रहा है 5 साल, ठीक है। ऐसे ही करना था, तो परसेंटेज वही निकालना था, तो हमने निकाल लिया। आशा और निशा का, आशा का 27, निशा का 5। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आसान ही है, मतलब ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, मैं जो जो बोला हूँ समझिएगा तो आंसर आ जाएगा, और समझ में आना बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों ठीक है, एक बार और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, बाय, सी यू अगेन।